प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पहला सवाल तो इससे पहले भी सर हमने जो साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर से भी किया कि अमरीकी डिसीजंस के अंदर इतनी वेरिएशन गोया कि लग रहा था, पहले कह रहे कि जंग का हिस्सा नहीं है, उसके बाद फिर जंग को सपोर्ट कर रहे, उसके बाद फिर कहा यह गया कि 2 हफ्ते का डिले आ रहा है, अचानक फिर जंग में कूद पड़ा अमेरिका। ये कहाँ से कोई प्रेशर्स आ रहे हैं? कन्फ्यूजन की थी खुद डिसीजंस के अंदर, उसको करेक्ट किया गया है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और अवामिल है कि जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं? जी सिराज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। अभी तो किसी भी प्रोग्राम में कोई एनालिसिस देने से पहले वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस जी, क्योंकि सिनारियो हम बिल्ड करते हैं या एनालिसिस करते हैं जी कि जो एनवायरनमेंट से या जो देख रहे होते हैं आउटकम्स आ रही होती हैं डिफरेंट स्टांसेस की कि कौन कैसा स्टांस ले रहा है, तो वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है जी। अभी हमने 2 वीक्स की बात सुनी, प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस उसका मुझे समझ नहीं आ रही, और खुद व्हाइट हाउस को भी मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही कि व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन ओवर द पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स जितने भी है, एंड इंक्लूडिंग द वॉर विच इज अ सीरियस बिजनेस, क्योंकि यूएस जब एप्लीकेशन करता है वॉर की तो इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट का लेवल जो है, वैसे तो हर कॉन्फ्लिक्ट का अपना स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट होता है, बट अमेरिकन इंपैक्ट हैज लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स जी, और मोस्टली अनफॉर्चुनेटली क्यास, कंफ्यूजन और तबाही के हैं, इवन इफ दे आर आउट ऑफ द वॉर। इराक की कंडीशन देख लीजिए, अफगानिस्तान की कंडीशन देख लीजिए, ये तो रिसेंट पास्ट है, फिर उससे पहले वियतनाम देख लें, और भी हिस्ट्री में ऐसी मिसालें होगी, लेकिन ये इराक और अफगानिस्तान तो हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा, और इसको देख रहे हैं कि क्या कंफ्यूजन और जो रूल बेस्ड सोसाइटी है वो चैलेंज हो गई है। बट अनफॉर्चुनेटली he has fallen, Trump has fallen into trap जो नेतन्याहू ने उनको लगाया था। नेतन्याहू की हमेशा ये कोशिश रही थी कि वो, उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी ट्रम्प थी जी। अब उसने बैटन हैंड ओवर कर दिया टू अमेरिका। अमेरिका विल कीप सॉर्टिंग ईरान, और जितनी भी अब आगे इसकी रिपरकशंस होंगी, क्योंकि एब्सेंशिया वॉर डजंट मीन कि ये पीस हो गया। अब अमेरिका ने लॉन्ग ड्रॉन एक वॉर अपने लिए क्रिएट कर ली है, अपने लोगों को इस वॉर में फंसा दिया है, और जहां जहां भी वो जाएंगे तो अब देखेंगे कि अमेरिकन का उनको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ईरान है, और अब जो कमजोर जितनी भी पार्टीज हैं वो फिर प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेंगी। आप उनको मीनिंगफुल कर रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करेंगे तो ऑर्डर में रहेगी जी दुनिया। जी जनरल साहब, ये भी जानना चाह रहे हैं सर आपसे कि अब क्योंकि अमेरिका बरह रास्त इस जंग में शामिल हो चुका है, तो अब वॉर थिएटर आपको कोई बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि इसके बाद फिर हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जी देखिए, हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में तो मे बी, और इकोनॉमिक्स में खास तौर पे, उसमें तो हम मल्टीपोलैरिटी या बाइपोलैरिटी थोड़ी सी देख रहे हैं जी। चाइना उनको चैलेंज कर, बट एज फार एज द मिलिट्री कंस्ट्रक्ट इज कंसर्न्ड और मिलिट्री का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं कि अभी तक यूनिलेटरलिज्म ही है जी। अमेरिका एक बिग पावर है, बिग पावर है मिलिटरीली, और उसको इस तरह कोई मैच नहीं कर रहा। फिर जो है खित्ते के जो ममालिक, अनफॉर्चुनेटली ईरान ने इतनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनी भी रखी है, अरब वर्ल्ड के अंदर देख लें, इंटरनेशनल देख लें, लोगों को ज्यादातर नाराज ही किया है, और उसने कोई इतनी ऐसी इन्वायरमेंट नहीं की, और इतने इंटरनेशनल कम्युनिटी के अदर देन रशिया मेरे ख्याल में और थोड़ा बहुत चाइना का, किसी के इतने स्टेक्स नहीं वहां पे इन्वॉल्व थी। और फिर जब तक वॉर इस थिएटर में रहेगी, मिडल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, तो यूरोप और अमेरिका जो है वो कंफर्टेबल रहेंगे। अमेरिका को तो आदत है जी दूसरे सरजमीन पे जंग लड़ने की, उन्हें पता है कि मेरी सरजमीन पे तो कोई जंग आनी नहीं है। फर्स्ट टाइम नेतन्याहू और इजराइल टेस्ट हुए हैं, जो वॉर है टेल अवीव और हाइफा और उसकी सिटीज, वरना ये डायरेक्ट भी होता था, उसी तरफ चले जाते थे, वहीं पे उनके साथ लड़ते थे, उसको रुइन कर दें, फिर आप उसको तबाह कर दें, फिर आप उसको बेशक रिवेरा बनाने के प्रोग्राम बना दें, बेच दें, खरीद लें। नोबडी इज आस्किंग यू। माइट इज राइट का रूल हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म को आपने अंडर स्ट्रेस कर दिया है, कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म के इंस्टीट्यूशंस को आपने अंडर स्ट्रेस कर दिया। सो सीरियस चैलेंजेस हैं, और ऊपर से ये बिजनेस कम्युनिटी जब से पॉलिटिक्स में आई है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लगता है कि कोई कारोबार के अलावा कोई इंसानों का तो मसला ही नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप एज ऑफ टुडे मुझे तो कोई ऐसी नजर ही नहीं आ रही पूरी दुनिया में जिसको हम लीडर कह सके जी। आई मीन चाइनीज की अपनी एक अप्रोच है
वो दे इनिशियली दे डोंट गेट इनटू द फ्रिक्शन, बाकी चीजें वो करते रहते हैं जी, लेकिन वो फ्रिक्शन में नहीं जाते और वो इस वक्त जाना भी जाएंगे। लेकिन स्टेट सब मुल्कों की स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड है इस रीजन में, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो। चाइना और रूस इसको बायलैटरल डायलॉग के जरिए हल करना चाहते हैं और अमेरिका बाय पावर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जिससे पॉलिसी कैप्चुलेशन हो जाए ईरान की और फिर वो इस रीजन को समझेगा कि ये स्टेबल है। बट हैविंग सेड दैट, ये कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे रुकेगा नहीं। अभी दुआ करें कि इंडिया से मुफ्त का एम्बोल्डन ना हो, वरना पाकिस्तान तो इसको रिस्पॉन्ड बड़ा सीरियसली करेगा जी, और फिर चांसेस है कि ये स्प्रेड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसकी मैनेजमेंट करना, जो वॉर, अब असल ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जिस वक्त कमेंट करना तो बहुत ही हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। आप रात को सोते हैं एक एनवायरनमेंट का सोच के, सुबह उठते हैं तो एक नई एनवायरनमेंट बनी होती है। Iran is, Israel is out of the battle now. It is now Iran and American conflict, long drawn conflict है जी। ये इधर आइडियोलॉजिकल है, उधर पावर का ह्यूरिस्टिक अप्रोच है, इधर आइडियोलॉजी की ह्यूरिस्टिक अप्रोच है। तो दिस इज अ सीरियस क्लैश, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस क्लैश। इसकी रिपरकशंस होंगे, लेकिन किस फॉर्म में ये कॉन्फ्लिक्ट जारी होगा वो आप और मैं खूब समझते हैं कि वो अभी एसिमेट्रिक या जो प्रॉक्सीज हैं वो रोज कोई ना कोई चीज जन्म लेती रहेगी। सही, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ईरान की जानिब से स्टेटमेंट तो बड़ी स्ट्रांग आई है कि रेड लाइन क्रॉस की गई है, अब वो किसी ऑप्शन पे जाएंगे सर। तो ऑप्शंस क्या हो सकती है? बहर इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर अमरीकी फौजी अड्डे भी हैं और फिर कहा जाता है कि अपना हुर्मस के जहाँ से कोई 40% ट्रेड होती है ऑयल की सर, दुनिया भर में जाता है। तो अब ईरान के पास दुनिया को या बिलखसूस अमेरिका को डिस्टर्ब करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं सर? इस वक्त अवाम जो है या आम लोग जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट विक्टिम हो रहे हैं जी ऐसी चीजों का। तो वो एक ऑप्शन वन जो है वो कंटिन्यू करे और कितना सा कर सकेगा दैट हैज टू बी सीन, और कि स्लोली एंड पनिशमेंट उसकी करता रहे इजराइल की। लेकिन उसको भी फिर रोकने के लिए अमेरिकन में भी 1 या 2 इंसिडेंट और कर दे जी, मतलब एंगेजमेंट्स करें जी। इनके पास इस तरह की नेवल पावर तो नहीं, बट इनके पास स्मॉल ह्यूज नंबर है बोट्स का, स्पीड बोट्स का, बजट्स का, जिनका ये इस्तेमाल करके कुछ अरसे के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन कुछ अरसे के लिए, क्योंकि उसमें फिर रीजनल कंट्रीज के बहुत सारे मुल्कों के, खासतौर पे जापान, चाइना, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, फिर यूरोप में भी यहाँ से तेल जाता है जी। तो वो बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे जब उनके भी इंटरेस्ट को आप छेड़ना शुरू कर दें। वो कुछ अरसे के लिए वो कर सकता है। जनरल साहब साथ में कुछ ये भी बताएगा कि सर बहरहाल उस रीजन के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज हैं जो कमज़ोर तो पड़ी हैं, बट इस जंग में आप उन प्रॉक्सीज का भी कोई रोल आप देख रहे हैं सर आगे चल के? जी, अगर शिराज साहब मैं आपका सवाल सही समझ सका हूं तो प्रॉक्सीज जो है वो ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में, देखिए आज भी हमास ने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, हिजबुल्लाह भी कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट्स जारी कर रही है और हुतीज ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं एंगेज करते रहते हैं। लेकिन आई थिंक ईरान को भी देखना होगा कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के। इवन इफ दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन फ्यूचर आल्सो, तो उनको अपनी चीजों को जरा ठीक करना होगा जी। ह्यूज आपके रहते रहे हैं बजट्स, रहते रहे हैं डिफेंस के 25-30 बिलियन डॉलर्स का आपका बजट रहा है आपको। लेकिन आज एयर कंट्रोल आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, नो रिस्पॉन्स। अभी तो आप रिस्पॉन्स रिटेलिएशन है, लेकिन डिफेंस वाज नॉट देयर जी, डिफेंस प्रेजेंट है। तो उनको अपनी चीजें ठीक करनी होंगी, अपने रीजन में अपनी चीजों को ठीक करना होगा। और अगर उन्होंने बैटल, ये वॉर लड़नी है और उन पे कंपल्शन है, तो आई थिंक दे विल हैव टू लीव इट फॉर सम अदर डे। बट एनीवेज उनकी सिस्टम में नहीं है जी ये चीज, ये कभी भी वो इसको लेंगे नहीं, वो रिटेलिएट करेंगे और दे विल ट्राई टू क्रिएट कॉस्ट। तो प्रॉक्सीज तो बात है, अभी उनके पास कन्वेंशनल डोमेन में कुछ ऑप्शंस अभी तक पड़ी हुई हैं, मिसाइल्स के डोमेन में। मेरे ख्याल में वो एग्जॉस्ट अगर होंगी तो फिर उस तरफ जाएगा काम, वरना वो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, और लास्टली सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए कितना पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हमारे नेबरहुड में ईरान है, गोया कि 900 किलोमीटर लंबी हमारी उनके साथ सरहद है, और वहाँ पे अगर रजीम चेंज की जैसे बात की जाती है तो हम ये भी कहते हैं कि इसराइल इंडिया नेक्सस भी है, वो तो सर और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमें तो लगा था कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात ट्रंप साहब से हुई है और उसके बाद ट्रंप साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर जानता है, और ख़्याल ये था कि शायद हमारी बात को वहाँ पे सुना गया है और बरह रास्त अमरीका इस जंग में नहीं आ रहा, और उसके बाद सर ये हो जाना
हमें कितना परेशान होना चाहिए और फिर हमारी इस हवाले से क्या पेशबंदी होनी चाहिए? देखिए शिराज साहब, पाकिस्तान जो है वो एक इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। जो भी आउटकम होगी ईरानियन वॉर की, ईरान अमेरिका की, ईरान के अंदर अगर रजीम चेंज होता है या उससे पहले की जो कंडीशन, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स तो आएंगे। खुदा न खास्ता ये बढ़ती है जंग, फैलती है ईरान के अंदर भी, तो आप ऑलरेडी हमें रिफ्यूजीज का आपको याद होगा जो अफगानिस्तान से प्रेशर आया, बहुत सारी चीजें आई। फिर एक स्पॉइलर यहाँ पे बैठा हुआ इस रीजन में, विच इज इंडिया। इंडिया हमेशा कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से इजराइल को अब ड्रैग करे, जिस तरह इजराइल ने अमेरिका को ड्रैग किया इनटू ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट, तो अब इंडिया के ड्रैग करने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इजराइल और अमेरिका को ड्रैग करके हम पाकिस्तान की तरफ इसका रुख मोड़े, और अगर ना भी हो तो हो सकता है वो खुद भी इससे पूरी एडवांटेज लेने की कोशिश करे। बट एनीवेज, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज अ बैलेंस, बट लॉट टू बी डन, लॉट टू बी डन। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है ऑफ ईरानियन यूएस कॉन्फ्लिक्ट, इसकी मैनेजमेंट में जितना पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं और थोड़ा सा इफेक्टिव और अग्रेसिव रोल अदा करना होगा। हमें आप मूवमेंट्स करनी होंगी, लोगों को मनाना होगा, बातचीत के ऊपर लाना होगा। जितने जल्दी स्टेबिलिटी यहाँ पे बहाल होगी वो हमारे हक में है जी, वरना इट विल ओपन अ गेट फॉर द क्राइसिस इन फ्यूचर। और देखिए पाकिस्तान जो है वो चूंकि बिल्कुल सरहद मिलती है उनके साथ, तो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है जी। खुदा ना खास्ता कोई अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर जब हमला होगा इस रीजन के बीच में, तो पाकिस्तान में भी अमेरिकन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान के लिए उसके लिए इम्प्लीकेशंस है। ऑलरेडी रा और मुसाद की जो ज्वाइंट एप्लीकेशन कह लें या जो टेसिट अप्रूवल और स्पोर्ट्स एक दूसरे के लिए पड़ी हुई हैं, और स्पोर्ट तो पड़ा हुआ है, हमने देखा अभी पहलगाम में भी इजरायली फुटप्रिंट हमें नजर आया एप्लीकेशन के बीच में, तो वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान के बाद ये जो एक्सपेंशनिस्ट उनकी पॉलिसीज है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो इस बॉर्डर तक आ जाएगा। अब हिंदू जायनिज्म ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं ताकि ये जो क्रीसेंट के ऊपर जो दोनों हिंदू जायनिज्म और जूइश जायनिज्म इनके बॉर्डर्स आपस में मिल सकें, बट दैट इज द फ्यूचर। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो चीजें नुकसान हुआ है जी, वो सबसे पहला नुकसान हुआ है पीस। ऑफ कोर्स पीस सबसे बड़ा विक्टिम है, आम लोग बहुत बड़ा विक्टिम है, और सेकेंडली ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त इतना है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त दुनिया मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा अदर देन ट्रम्प हिमसेल्फ, जो ट्रम्प की किसी को कोई गारंटी या उनकी तरफ से कोई मेयर्स लेते हुए कोई गारंटी दे सके कि जी वो जो आप हमारी बातचीत हो रही है ट्रम्प उस पर कायम रहेंगे जी। दैट इज दैट्स अ बिग चैलेंज। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे यही बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजज़ियाकार बड़ी तफसील से बता रहे थे कि मुस्तकबिल का मंजरनामा, इसराइल ईरान जंग और उसके अंदर अब ईरान अमेरिका ख़ुद बरह रास्त भी शामिल हो चुका है, क्या बनने जा रहा है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चलते हैं अमेरिका और जानने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो अमन के दाई थे और पाकिस्तान जैसे मुल्क ने उनको अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया है, तो आप जंगों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, उनके रवैये में इतना एग्रेशन क्यों आया है बिलखुसूस ईरान को लेके। तो कोशिश करते हैं वाशिंगटन जाके जानने की। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं।